आदाब डॉक्टर। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में दिली खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में, जिसको आम जुबान में हम लकवा बोलते हैं या लकवा बोलते हैं। आज 29 अक्टूबर है और आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये क्यों होता है, किस तरह के लोगों को होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको किस तरह से रोका जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुभेंदु परीदा साहब, जो केयर हॉस्पिटल हैदराबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये जो स्ट्रोक होता है, जिसको हम आम जुबान में लकवा बोलते हैं या लकवा कहते हैं, ये क्यों होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? जो हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स रहते हैं, जो पार्ट्स रहते हैं, सबको जीने के लिए, जैसे हम जी रहे हैं वो बिकॉज हमारे ऑर्गन्स जी रहे हैं, इसके वजह से हम जी रहे हैं। तो सबको हमारे हार्ट से ब्लड सप्लाई जाता है, वो ट्यूब के माध्यम से ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स को जाता है ताकि वो अपना जो काम है कर सकें। अगर वो जो ब्लड सप्लाई है वो किसी वजह से बंद हो जाता है तो वो ऑर्गन अपना काम नहीं कर पाता। अगर सेम चीज़ वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, वो हार्ट में होता है तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर वही चीज़ ब्रेन में हो जाए तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं। ये स्ट्रोक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत अचानक से होता है, जैसे बिजली गिरती है अचानक से, जैसे उसको स्ट्रक बाय लाइटनिंग बोलते हैं, उससे ये वर्ड आया है स्ट्रोक बोल के। तो एक बार ये हो जाए तो अगर ये ब्लॉक कभी कभी क्या होता है अपने आप ठीक हो जाता है, मतलब थोड़ी देर के लिए ब्लॉक रहता है, बॉडी के अंदर मैकेनिज़्म होते हैं उसको डील करने के लिए, तो कभी वो अपने आप से बंद हो जाता है, यानी खुल जाता है वो ब्लॉक, तो ऑर्गन अपने आप फंक्शन होना स्टार्ट कर देता है। बट ज़्यादातर केसेस में वो बंद ही रहता है। या तो हम कुछ करके उसको खोलें, कुछ दवाई दे के या कुछ और ट्रीटमेंट करके खोलें तो ब्लड सप्लाई फिर से स्टार्ट होगा, नहीं तो वो वैसे बंद रहता है। अगर बंद रहा तो एक पीरियड होता है, एक टाइम रहता है, उस टाइम के अंदर वो ब्रेन का जो सप्लाई बंद हो गया, जिस एरिया को बंद हो गया वो एरिया पूरा ख़राब हो जाता है, वो पूरा जैसे हम बोल सकते हैं कि वो मर जाता है, क्योंकि उसमें खून की सप्लाई नहीं हो पाती। नहीं, खून की सप्लाई नहीं हो पाती। अगर हम देखें कि सपोज़ हमारे चमड़े पे कहीं चोट लगती है तो वो चमड़ा पहले घाव बनता है, फिर वो अपने आप हील होता है, फिर नया चमड़ा पूरी तरह से आ जाता है जो पहले की तरह रहता है। लेकिन ब्रेन में क्या होता है, एक बार डैमेज हो गया तो वो रिपेयर नहीं हो सकता। बॉडी के पास उसका कैपेसिटी नहीं है कि ब्रेन का एक हिस्सा ख़राब हो गया या फिर डैमेज हो गया या मर गया तो बॉडी उसको फिर से बना सके। तो जितना ये ख़राब होने में बहुत कम टाइम लगता है, अराउंड 10 मिनट या 12 मिनट के अंदर जिस एरिया को अगर खून रिस्टोर नहीं हुआ तो वो मर जाता है। तो जो इसके सिम्टम्स जो आप पूछ रहे हैं, उसका सिम्टम्स जिस एरिया ऑफ ब्रेन का, मतलब जो हिस्सा ब्रेन का इफ़ेक्ट हुआ है उसके हिसाब से सिम्टम्स आते हैं। हमारे ब्रेन में ये हाथ के चलाने के लिए अलग एरिया है, पैर को चलाने के लिए अलग एरिया है, बोलने के लिए, देखने के लिए, सबके अलग अलग एरियाज होते हैं। सपोज़ मेरे ब्रेन में जो राइट हैंड को कंट्रोल कर रहा है वो एरिया में जाके बंद हो गया, वो जो नस जो सप्लाई कर रही थी उसमें खून बंद हो गया तो मेरा राइट हैंड चलना बंद हो जाएगा। तो सेम पैर के लिए है, बोलने के लिए है, देखने के लिए है। लेकिन जो हम कॉमनली देखते हैं, यानी आए दिन देखते रहते हैं, वो उस एरिया को जाता है जिसमें वो जो मोस्ट कॉमनली, जो सबसे कॉमन होता है स्ट्रोक, वो हाथ और पैर के एरियाज में होता है और बोलने के एरियाज में होता है। क्यों हो जाता है वो इस एरियाज को सप्लाई करने के लिए जो खून की नली है वो बड़ी रहती है, तो जो ब्लॉक होता है वो यूजुअली क्लॉट्स के वजह से रहता है। ये खून गाढ़ा हो जाता है तो उसमें क्लॉट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो जाके वो एक वेसल को बंद कर देता है, वो नस को बंद कर देता है। बिकॉज ये एरियाज़ के नस बड़े रहते हैं, उसमें ज़्यादा चांसेस रहता है कि जाके वहाँ पे बंद हो जाए। तो हमारा ब्रेन ऐसा बना है कि लेफ़्ट साइड का ब्रेन जो है, 2 हाफ होते हैं। लेफ़्ट हाफ का ब्रेन राइट हाफ को कंट्रोल करता है, राइट हाफ का ब्रेन लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है, ऑपोजिट कंट्रोल करता है। और हम लोग जनरली अबाउट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन राइट हैंडेड रहता है, तो उनका लेफ़्ट साइड डोमिनेंट रहता है।
बोलने का कैपेसिटी लेफ़्ट साइड से आता है। आप बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, फिर जवाब दे रहा हूँ, उसका सेंटर लेफ़्ट साइड में रहता है। तो अगर वो लेफ़्ट साइड का जो एक नस है बंद हो गया तो मेरा राइट साइड काम राइट हाथ नहीं चलेगा, राइट पैर नहीं चलेगा, यानी लकवा मार गया जो हम कॉमनली बोलते हैं, उसके साथ बोलने का मेरा चला जाएगा। वो ये अचानक से होता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, सपोज मुझे अभी स्ट्रोक होता है तो मैं समझने से पहले आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ, ये हाथ गिर जाएगा ऐसे, फिर जो बोल रहा हूँ मुझे लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ, या फिर जो साउंड निकल रहा है वो बंद हो जाएगा, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगूंगा मैं। इसमें और एक चीज़ हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आए। ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। कुछ इसको हम इंग्लिश में एक उसको बिकॉज लोगों को समझने के लिए इसको हम फास्ट बोलते हैं। एफ यानी फेस का एक साइड, जैसे आर्म और लेग का हुआ, फेस का एक साइड फ्लैट हो जाता है, बिकॉज जो फेस में हमारे रिंकल्स हैं या फोल्ड्स हैं वो भी मसल के काम करने से होते हैं, तो एक साइड का फेस फ्लैट हो जाता है। तो सेम वे ए है आर्म्स के लिए, तो आर्म का लकवा मार गया मतलब वो मैं नहीं उठा पाऊंगा, हम कोई उठा के ऐसे रखेगा तो भी वो गिर जाएगा। फिर एस है स्पीच के लिए, स्पीच जो बोलती है, तो FAS हो गया। T है टाइम यानी आपने किसी को देखा कि ऐसा हो रहा है, तो टाइम यानी ये इमरजेंसी है, ये आपको जल्द से जल्द नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाना है। तो ये FAST में कहीं आपने नहीं देखा, पेन कहीं नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक को हम लोग सब डरते हैं, क्योंकि मूवीज़ में कब से दिखा रहे हैं हार्ट अटैक होता है, आदमी पकड़ता है गिर जाता है, लेकिन दर्द होता है और वो बहुत पेन होता है। लेकिन FAS में कहीं पेन नहीं है, तो लोगों को लगता है ये कुछ सीरियस बीमारी नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ है। तो जब तक वो पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आते हैं तब तक बहुत देर हो जाता है। जैसे मैंने बोला, विदिन 10 मिनट्स तो ब्रेन का टिश्यू मर जाता है। जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है तकरीबन 1/3 कह सकते हैं कि लोग मर जाते हैं, 1/3 लोग मर जाते हैं। वो ये स्ट्रोक जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक तरह का स्ट्रोक है। हमारे कंट्री में ऐसा तो इतना ठोस डेटा नहीं है, बट 1 लाख पॉपुलेशन में अराउंड हर साल 100 से 150 लोगों को ये होता है, नए स्ट्रोक्स होते हैं। तो सपोज़ एक छोटा शहर है जिसमें पॉपुलेशन 5 लाख है, तो अराउंड 500 पर ईयर होता है, यानी लगभग 1 to 2 पर डे। तो उनमें से 70% ऐसे वाले स्ट्रोक्स होते हैं जिनमें खून की सप्लाई बंद हो गई। बाकी 30% ऐसे स्ट्रोक होते हैं जिसमें ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाता है, वो उसका ट्रीटमेंट दूसरा होता है। उसमें ऐसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, दूसरे हेडेक हो सकता है, उसमें पेन हो सकता है। उसमें हमारा क्लॉट जो है उसमें कोई रोल नहीं प्ले करता, वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रोक है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये दूसरे टाइप का स्ट्रोक है। इसमें भी जो मोर्टेलिटी रेट है जो आप बोल रहे हैं 100 में से 30 मर जाते हैं, तो ये 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। एक तो आप अगर हॉस्पिटल जल्दी आ गए तो जो मोर्टेलिटी है यानी मरने का रिस्क है वो बहुत कम रहता है, लेकिन अगर आप लेट से आए तो ज़्यादा एरिया डैमेज हो जाता है, तब रिस्क टू लाइफ, जो जान को खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे आपने बोला कि क्लॉट आ जाता है, क्लॉट की अगर हम बात करें तो जैसे बचपन में लोगों की चोट लग जाती है, तो क्या आगे चल के ये जानलेवा साबित हो सकता है? क्लॉट जो है, जो बोल रहा हूँ मैं, क्लॉट बन जाता है, ये फाइनल स्टेप है। ये क्लॉट बनने का जो स्ट्रोक का कॉज है वो डायरेक्टली लिंक्ड है कि वो क्लॉट कैसे बनता है। ये इसके 2 फैक्टर्स हैं मेनली। एक को हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं, यानी जो हमारे लाइफस्टाइल से जो हमको जो बीमारियां हैं, दूसरी बीमारियां हैं, उससे रिलेटेड हैं। दूसरे हैं नॉन मॉडिफाइबल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। नॉन मॉडिफाइबल यानी हमारे जेनेटिक्स के हिसाब से, जिस तरह से आप अलग हैं मैं अलग हूँ, वो जीन्स में रहता है। दूसरा है एज के जैसे ही एज बढ़ता है रिस्क ऑफ स्ट्रोक इंक्रीजेस। दूसरा है मॉडिफाइबल यानी बॉडी वेट, वो एक चीज़ है जो हम कंट्रोल में खुद रख सकते हैं। दूसरा है हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर। बहुत लोगों को पता नहीं होता लेकिन उनको हाई बीपी रहता है। जब तक पता चलता है
तब तक स्ट्रोक हो गया होता है, या फिर बहुत लेट से कंट्रोल में करते हैं तो स्ट्रोक के ऊपर स्ट्रोक के कंट्रोल के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आता। डॉक्टर अक्सर देखा गया कि जैसे फर्स्ट जब स्ट्रोक आता है तो पता ही नहीं चलता, जैसे अभी आपने कहा लोग बहुत ईजी ले लेते हैं, जब सेकंड स्ट्रोक आता है तब हालत ख़राब होती है। तो पता कैसे चले, खास करके वो लोग जो गांव वगैरह में रहते हैं? शहर में तो बहुत सी फैसिलिटीज़ रहती हैं, गांव में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं रहती। अगर किसी को स्ट्रोक आ गया है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए, वो आप हमारे नाज़रीन को बताइए। पहले तो मैंने जो बोला FAST, ये 3 हमको याद रखने हैं हमारे लिए भी और जिसको भी देखें हम उसके लिए। तो ऐसा हो जाए तो अगर वो सेम है, यानी गिर गया हाथ तो थोड़ा उसको इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको पेशेंट को जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाना है। ये चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, ये होता है, ठीक हो जाता है, फिर होता है, फिर से ठीक हो जाता है, तो लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको फर्स्ट थिंग है कि हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल में फिर इसकी स्कैनिंग की जाती है, ब्रेन की स्कैन्स होते हैं, CT स्कैन होता है, MRI होता है, उससे पता चलता है कि प्रॉब्लम कितना सीरियस है, किस तरह का प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है आगे। तो उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट हो गया तो ट्रीटमेंट दवाई चलेगी। फिर लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन आता है। लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन यानी सपोज़ गांव में तो क्या डाइटरी खाने के ऊपर ध्यान देना है, चर्बी ज़्यादा नहीं खानी है, जो फूल पत्ते मतलब वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं, मीट्स का खाना कम करना है, जो हम बेसिकली एक हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं, इसके ऊपर ध्यान देना है। लेकिन ये स्टार्ट होगा आफ्टर कि ये हम लोग डायग्नोस कर लें, उसके बाद ये सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं इसको, कि डिजीज़ हो गया उसके बाद फिर से ना हो, इसलिए हम प्रिवेंट कर रहे हैं। पहला चीज़ होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी आपको नहीं हुआ है, मुझे नहीं हुआ है, तो हमको ना हो, उसके लिए हम अभी से वो स्टार्ट करें कि चर्बी वाला खाना नहीं खाना है, नमक कम खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं खाना है, फैट्स ज़्यादा नहीं खाने हैं, एक्सरसाइज करना है। ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं इसको। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी हम जो है डाइट के बारे में और उसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में, और आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुभेंदु परिदा साहब। ब्रेक के बाद एक बार फिर डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है। आपने जैसा कि बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी खाना चाहिए और मीट को, गोश्त को अवॉइड करना चाहिए। तो क्या जो लोग गोश्त खाना चाहते हैं तो क्या वाइट मीट ले सकते हैं या बिल्कुल नहीं ले सकते? नहीं, रेड मीट का ज़्यादा रिस्क रहता है स्ट्रोक के लिए। नहीं, नॉट ओनली फॉर स्ट्रोक, सबके लिए, यानी हार्ट अटैक्स के लिए, लिम्स में भी सेम प्रॉब्लम हो सकता है उसके लिए। तो रेड मीट को कंट्रोल में रखना है। ऐसा नहीं जो अवॉइड कर सकता है पूरा करे, जो नहीं कर सकता उसको कंट्रोल में रखें। वीकली 1 और 2 ऐसा खा सकते हैं। ऐसा नहीं डेली नहीं खाना है, 3 टाइम्स अ डे नहीं खाना है, ऐसे ओनली उसको स्टेपल नहीं डाइट नहीं बनाना है। जी, जैसा कि आपने कहा कि सॉल्ट भी अवॉइड करना चाहिए, तो अचार वगैरह थोड़ा सा कम खाना चाहिए। अचार वगैरह लाइक उसको पूरा अवॉइड कर सकते हैं तो बेटर कि पूरा अवॉइड करें। खाना है तो होममेड अचार खाएं, घर में बना के खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसको जितना कम खाएं उतना बेटर है। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे पिज़्ज़ा बर्गर लाइफ हो गई है, पिज़्ज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बर्गर ज़्यादा खाते हैं, तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए किस तरह की डाइट लेना चाहिए? तो इसका एक रीज़न है कि उसको जंक फूड कहा जाता है। इट इज़ एक्चुअली जंक। तो ऑन अ लॉन्ग टर्म वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहता है, बिकॉज उसमें फैट ही फैट रहता है। एंड जो क्लॉट बनता है बॉडी में, वो इसलिए बनता है, एक मेजर फैक्टर उसका होता है कि हमारे जो नस है उसका जो लाइनिंग है, जो उसका अंदरूनी सरफेस होता है, उस पर वो फैट जाके जम जाता है। तो अगर खून गाढ़ा है प्लस ये लाइनिंग में फैट है तो वो खून अपने आप ब्लॉक हो जाता है। तो ये सब पिज़्ज़ा बर्गर, इसमें बहुत सारे कैलोरीज रहते हैं और बहुत सारा फैट रहता है, तो ये एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है।
उसके अलावा डेली लाइफ के लिए कौन कौन सी आप डाइट जो है हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे ताकि वो ही यूज़ करें और इस सब चीज़ों से बच सकें? ये तो हमको एम करना चाहिए एक बैलेंस डाइट के लिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स सही प्रोपोर्शंस में हो, फिर उसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स हो, मीट कम हो और जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। फिर ये शुगरी ड्रिंक्स जिसको हम सोडा बोलते हैं वो अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कैलोरी होता है, बाकी कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। फिर एक्सरसाइज यानी वो करेक्टली सबके लिए यूनिफॉर्मली तो रिकमेंडेशन नहीं दिया जा सकता, किसको मोबिलिटीज़ का प्रॉब्लम रहता है, किस तरह का एक्सरसाइज, तो इसके लिए आप जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करें तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कितना पर डे करना है, कितना पर वीक करना है बता सकता है। जी, जैसे आजकल की जो हमारी ज़िंदगी है, जो हम लोग लाइव गुजार रहे हैं ऑफिस में या शॉप्स पर, तो अक्सर ज़्यादातर बैठे रहते हैं। हाँ एग्जैक्टली। उसके बाद तली हुई चीज़ें खाते हैं, जैसे समोसे वगैरह है, अभी मैंने बर्गर का, पिज़्ज़ा का भी कहा। तो ताकि हमारी बॉडी में फैट, चर्बी ज़्यादा ना स्टोर हो सके, उसके लिए जो एक्सरसाइज है वो हमारे नाज़रीन को बता दीजिए किस तरह की एक्सरसाइज करें। मिनिमम तो सबसे जो हम लीस्ट कर सकते हैं वो है वॉकिंग। सुबह को 1 घंटा चलिए या शाम को 1 घंटा चलिए, एज़ पर योर कन्वीनियंस जो भी है। और ये कॉमन सेंस की बात है, आप ऊंची इमारत में काम कर रहे हैं तो लिफ्ट ना लें, सीढ़ियों से चलें। जितना ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी रहेगा, जितना कम बैठेंगे, जैसे अभी सिटिंग को एक मेजर रिस्क फैक्टर माना जा रहा है, तो 1 घंटे में आप बैठे हुए हैं तो मेक इट अ पॉइंट कि आप 15 मिनट उसमें यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो फिर से आप तो ऐसा तो हम अवॉइड नहीं कर सकते बैठना, तो जितना पॉसिबल है उतना चलते फिरते रहें तो बेटर है। डॉक्टर साहब, आपको कैसा रिस्पांस मिला? जैसे अगर हम बात करेंगे 2010 में जो 48 कंट्रीज़ इसमें शामिल हुई थी, अभी देखा जाए तो मोर देन 80 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, तो आपको वक्त के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसा रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, ये तो हम यहीं पे ही देख रहे हैं। पहले हर महीने हम 1-2 केसेस देखते थे ऐसे जी। अभी हर महीने हम अराउंड 10 to 15 केसेस देख रहे हैं, 10 to 15 केसेस जिसको हम ट्रीट कर सकें। जी। ऐसे तो केसेस दिन के 4 या 5 आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम ऐसे आते हैं जिनको ट्रीट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो लेट से आते हैं। जो टाइम पे आते हैं वो अराउंड 10 to 15 होते हैं पर महीने। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि एक छोटे शहर में जिसमें सपोज़ 3 लाख पॉपुलेशन है, उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेली एक आए, तो यानी एक हॉस्पिटल में एटलीस्ट दिन के ट्रीटेबल केसेस तो 1 से 2 आने चाहिए। लेकिन लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है कि ये एक तो ट्रीटेबल है, ये सीरियस कंडीशन है, तो इसलिए बट जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जो बहुत सारे मीडिया में इसके वो ये किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो लोग ये सुन के उनको अवेयरनेस बढ़ रही है, तो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि और ज़्यादा लोग आएँ, कि जो भी सपोज़ 100 लोग को हम ट्रीट कर सकें, उसमें पहले 50 आए, 60 आए, फाइनली पूरे सारा पॉपुलेशन जो ट्रीट किया जा सकता है वो हॉस्पिटल आए। अक्सर ऐसा देखा गया कि कुछ लोग जो हैं अपने आप दवा देने लगते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रोक तो ऐसी बीमारी है जिसको एडमिशन तो करना ही पड़ता है। बिकॉज पहले स्ट्रोक हुआ वो ट्रीटेबल स्ट्रोक है, यानी जल्दी आए, हमने उनको दवा दिया या स्टेंट रिट्रीवर डाल के उनका क्लॉट निकाला। ये ट्रीटमेंट किया जाए या नहीं किया जाए, उनका पहला जो 1 वीक होता है बहुत सीरियस रहता है। तो खुद से दवा लिया तो मे बी पहले दिन में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन दूसरे तीसरे दिन में कंडीशन और बिगड़ने का चांस रहता है, और तब तो टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, तब जान को भी खतरा रहता है। 3rd या 4th डे को जो ब्रेन का जो हिस्सा में डैमेज हुआ है वो नॉर्मल ब्रेन को और डैमेज करने का ट्राई करता है, तो घर में तो इसका ट्रीटमेंट करना बिल्कुल इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। किसी खास मौसम में ये ज़्यादा होता है या किसी खास मौसम में कम होता है, खास करके सर्दियों में? ऐसे बोलते हैं कि सर्दियों में, कुछ लोग बोलते हैं सर्दियों में ज़्यादा होता है, कुछ लोग बोलते हैं गर्मियों में ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा कुछ मौसम का रोल नहीं रहता। सर्दियों की अगर हम बात करें, या एसी से बाहर आ गए या बाहर से एकदम एसी में आ गए, तो उस वजह से भी क्या स्ट्रोक आ जाता है? नहीं, उस वजह से नहीं आता।
कभी कभी लोग उसको इससे रिलेट कर लेते हैं कि उनको वो याद रह जाता है कि जब मुझे पहली बार ऐसा पता चला तो मैं यहाँ से यहाँ गया था, तो उस वजह से लोग बोलते हैं कि मैं एसी में था इतना टाइम, फिर अचानक से बाहर चला गया, मुझे ये हो गया, लेकिन उसका कोई रिलेशन नहीं है स्ट्रोक से। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रही प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में, और आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुभेंदु परिदा साहब। ब्रेक के बाद एक बार फिर डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है। सबसे पहले मैं अब ट्रीटमेंट के बारे में पूछना चाहूँगा कि ये बीमारी का ट्रीटमेंट कितनी जल्दी किया जा सकता है? ट्रीटमेंट तो जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी हम कर सकते हैं। एक्चुअली ये रिकमेंडेशन पूरे वर्ल्ड में जो फॉलो होता है वो है कि अभी अगर ऑनसेट हुआ अभी उससे 3 घंटे के अंदर या 4.5 आवर्स, एक 6 आवर्स है, 3 टाइम पीरियड्स है। इसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं कि इसमें हम एक्टिव ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं। 4.5 आवर्स तक हम यानी 4.5 घंटे तक एक दवा आता है, उसको क्लॉट बस्टर बोलते हैं, यानी क्लॉट में उसका ट्रेड नेम तो नहीं बोल सकता, वो उसका एक्शन के हिसाब से उसको क्लॉट बस्टर यानी क्लॉट को जो तोड़ देता है, तो वो इंजेक्शन दिया जाता है। पहले 10 मिनट के लिए एक डोज दिया जाता है, फिर 1 घंटे के लिए वो चलता रहता है। वो क्लॉट को मेल्ट कर देता है, जो हमारा नस में ब्लॉक कर रहा है उसको मेल्ट कर देता है। अगर वो क्लॉट बहुत बड़ा है या फिर बड़े नसों में है तो अभी हमारे पास डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें हम वो नस में जाके वो क्लॉट को निकाल सकते हैं बाहर। वो नेट की तरह होता है, वो स्टेंट रिट्रीवर बोलते हैं उसको। स्टेंट यानी जो ब्लड वेसल के अंदर एक प्लेटिनम का लगता है उसको स्टेंट बोलते हैं। वो स्टेंट को हम 5 या 6 मिनट के लिए वो क्लॉट में रखते हैं, वो क्लॉट उसमें ट्रैप हो जाता है, फिर हम उसको निकाल देते हैं तो वो क्लॉट बाहर आ जाता है बॉडी के। क्लॉट बाहर आ गया तो खून का सप्लाई वापस स्टार्ट हो जाता है। ये ट्रीटमेंट जो क्लॉट बस्टर वाला ट्रीटमेंट है वो 4.5 घंटे तक दिया जा सकता है। उसके बाद दिया तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसका जो रिस्क होता है, जो बेनिफिट हम क्लॉट बस्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा रहता है, तो 4.5 आवर्स के बाद हम वो ड्रग देते नहीं हैं। और ये जो स्टेंट रिट्रीवर का बात कर रहा हूँ वो अप टू 6 आवर्स कर सकते हैं। 6 आवर्स के बाद उसको किया तो उसमें जो बेनिफिट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बहुत कम रहता है और रिस्क ज़्यादा रहता है। तो ये फिक्स टाइम लिमिट्स हैं, एक 4.5 आवर्स, एक 6 आवर्स, इसको विंडो पीरियड बोलते हैं। इसमें ये सब ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट आया तो उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं हम, यानी बीपी कंट्रोल में रखते हैं, जो ब्रेन का सूजन हो गया है उसको कंट्रोल में रखते हैं कि जितना डैमेज हो गया उतना हो गया, अब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने पिज़्ज़ा की, बर्गर की बात करी, तो एक और हैदराबाद की हम बात करें तो हैदराबाद में बिरयानी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो जो लोग बिरयानी खाते हैं या जिनको जो स्ट्रोक आने का ख़तरा है, चांसेस हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? नहीं तो जो सबसे अच्छा सोल्यूशन होगा तो नहीं खाना है, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन वो बिरयानी में बहुत फ़ैट रहता है, वैसे उसमें फ़ैट रहता है, उसमें मीट रहता है, उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स रहता है और उसमें वेजिटेबल्स नहीं रहते। तो ये तो एक डेंजरस फूड जैसा हो गया। बट फिर भी हम लोग सारा एवरीथिंग तो हम सारा अवॉइड नहीं कर सकते, तो मॉडरेट क्वांटिटीज़ में खाएं और लेस फ्रीक्वेंटली खाएं तो बेटर। मतलब वंस ए वीक या ट्वाइस ए वीक तो खा ले सकते हैं। हम लोग की ज़िंदगी स्ट्रेसफुल लाइफ हम लोग जी रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या ये स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं? हाँ, डेफिनेटली। स्ट्रेस डायरेक्टली रिलेटेड है हमारा ब्लड प्रेशर से, और स्ट्रेस से बहुत सारी बॉडी में कॉम्पोजिशन में चेंजेस रहते हैं। प्लस हम स्ट्रेस में होते हैं तो डाइट पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर ये सब अल्टीमेटली लीड करता है कि वो फाइनली क्लॉट बनने में ये सब का रोल रहता है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस हो उतना डायरेक्टली लिंक्ड है, स्ट्रोक का रेट उतना ज़्यादा होता है। इसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है? अवॉइड तो सिंपल थिंग है कि जो है 2 वर्ड ही है, हेल्दी लाइफस्टाइल। इससे हेल्दी लाइफस्टाइल जो उसमें डाइट भी रहता है, उसमें एक्सरसाइज भी रहता है, नो स्मोकिंग, मीट्स पे कंट्रोल, और सेडेंटरी जो हम बैठे बैठे काम करते हैं जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना बेटर है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, Thank आपने you. हमारे नाज़रीन को, हमारे व्यूअर्स को वर्ल्ड स्ट्रोक डे के बारे में बताया, उनको पॉइंट्स बताए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और डॉक्टर साहब ने जो आपको मशवरे दिए हैं, जिन अपने कीमती मशवरों से नवाजा है, जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप उस पर अमल करेंगे और एक हेल्दी, एक खुशगवार ज़िंदगी जिएंगे, एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। इसी के साथ ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू। आदाब डॉक्टर।